हेलो फ्रेंड्स, मैं मिसेस शैलजा पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, हुडको से क्लास एम.एड सेकेंड सेम के लिए सब्जेक्ट रिसर्च मेथड पे एक टॉपिक प्रश्नावली प्रविधि, जिसे हम क्वेश्चनर टेक्निक कहते हैं, उस पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। इसको हम कुछ रूपरेखा के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। रूपरेखा में हम प्रस्तावना, प्रश्नावली प्रविधि क्या होती है, प्रश्नावली प्रविधि का अर्थ, प्रश्नावली की परिभाषा क्या है, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, साथ में प्रश्नावली के प्रकार, प्रश्नावली का प्रारूप, प्रश्नावली के पदों के प्रकार तथा प्रश्नावली विधि के तत्व कौन कौन से होते हैं, प्रश्नावली का निर्माण कैसे किया जाता है, साथ ही प्रश्नावली प्रविधि की कुछ सीमाएं होती हैं, लिमिटेशन होते हैं, तथा उपसंहार या कंक्लूजन, इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि प्रस्तावना। हम ये देखते हैं कि शिक्षा अनुसंधान में अधोलिखित मापन प्रविधियों का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, जिसमें प्रश्नावली होती है, अनुसूची पत्र होता है, अनुस्थिति मापनी होती है और परीक्षण होता है। प्रश्नावली मतलब क्वेश्चनर, अनुसूची पत्र मतलब होता है आपका शेड्यूल, अनुस्थिति मापनी मतलब आपका रेटिंग स्केल और परीक्षण मतलब हुआ आपका टेस्ट। ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिन तरीकों का उपयोग करके हम अनुसंधान में डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन मतलब आंकड़ों का संकलन करते हैं। अनुसंधान समस्या में संबंधित परिकल्पना की रचना के पश्चात उसके परीक्षण के लिए आवश्यक तथा तर्क संगत आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता होती है। व्यवहारपरक जितने भी विज्ञान हैं, उनमें विशेषकर समाजशास्त्र तथा शिक्षा शास्त्र के क्षेत्रों में एक समस्या के अध्ययन में आंकड़ों का स्वरूप प्रायः दो प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक स्रोत, जिसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, और दूसरा होता है गौड़ आंकड़े, जिसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रारंभिक आंकड़े या हम जिसको प्राइमरी डेटा कहते हैं, ये क्या होता है। इनका संकलन स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तथा वैज्ञानिक उपकरणों या टूल के उपयोग से किया जाता है। उदाहरण के लिए ये उपकरण सर्वेक्षण या सर्वे, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, परीक्षण मतलब टेस्ट, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, अनुसूची मतलब शेड्यूल या प्रश्नावली जिसे हम क्वेश्चनर कहते हैं, और अभिवृत्ति मापनी मतलब आपका एटीट्यूड परीक्षण आदि के द्वारा किया जाता है। दूसरा होता है सेकेंडरी आंकड़े, जिसे हम कहते हैं गौण आंकड़े या सेकेंडरी डेटा। अध्ययनकर्ता ऐसे आंकड़ों का स्वयं संकलन नहीं करता। वास्तव में ऐसे आंकड़े किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी व संस्था द्वारा प्राप्त अपने निजी उपयोग के लिए संकलित किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रश्नावली। फर्स्ट है प्रश्नावली, जिसे हम क्वेश्चनर कहते हैं। हेड के शब्दों में प्रश्नावली शब्द से एक ऐसे उपकरण का बोध होता है जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए एक पत्रक का उपयोग किया जाता है, जिसे सूचनादाता स्वयं अपने आप भरता है। प्रश्नावली सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा प्रेषित की जाती है और उसके प्रश्नों के उत्तर स्वयं सूचनादाता द्वारा या जो सूचना दे रहा है उसके द्वारा प्रश्नावली में भरे जाते हैं। सेकंड हम देखते हैं कि अनुसूची पत्र क्या है। अनुसूची पत्र जिसे हम शेड्यूल कहते हैं, अनुसूची अनुसंधान का एक सबसे प्राचीन उपकरण है। शैक्षिक तथा जितने भी समाजशास्त्रीय अध्ययन हैं, उन अध्ययनों में इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। अनुसूची एक अनुसंधान या रिसर्च समस्या से संबंधित ऐसे तर्क संगत प्रश्नों की ऐसी सूचना होती है जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से प्रायः पूर्व निर्धारित संपर्क के अनुसार संबंधित प्रश्नों के प्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्राप्त करता है तथा सूची को स्वयं अपने आप से भरता है। अर्थात शेड्यूल में यही अंतर है प्रश्नावली से कि इसमें अनुसंधानकर्ता जो उत्तर दे रहा है उस उत्तरदाता के पास समक्ष प्रस्तुत होता है
और वो अपने मुंह से क्वेश्चन कहता जाता है, सामने वाला आंसर देता जाता है और ये अपने हाथों से उसे क्या है उन क्वेश्चनों को भरता जाता है। जबकि प्रश्नावली में ये अंतर है कि प्रश्नावली सामने वाले को दे दिया जाता है और वो अपने विचार, अपने मत जो है वो प्रश्नावली के द्वारा उनको व्यक्त करता है। थर्ड देखते हैं हम अनुस्थिति मापनी। अनुस्थिति मापनी जिसे हम बोलते हैं रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है? जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा है कि अनुस्थिति मापनी किसी व्यक्ति के गुणों अथवा वस्तु के सीमित पक्षों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक या एक टीचर जो रहता है वो अपने छात्रों को अंक देने के लिए उसकी जो भी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का वो मापन करता है और इस मापनी या रेटिंग स्केल का प्रयोग करता है और रेटिंग उस बच्चे के लिए देता है। छात्रों की उपलब्धियां या अचीवमेंट्स के लिए उसके विभिन्न पक्षों का रेटिंग किया जाता है और इस मापने का प्रयोग विद्यार्थी के गुणों आदि के मापन के लिए किया जाता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं परीक्षण। टेस्ट किसे कहते हैं? टेस्ट जो होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को हम परीक्षण या टेस्ट कहते हैं, जिसे क्रॉनबेक ने कहा है अ टेस्ट इज द सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ टू और मोर पर्सन्स। उदाहरण के लिए मानव के व्यवहार के विभिन्न जितने भी पहलू हैं, जैसे उसकी योग्यताएं, उसकी क्षमताएं, उनका इंटरेस्ट, उनके अचीवमेंट्स और व्यक्ति के जो भी पर्सनालिटी है उनका जब हम मात्रात्मक या गुणात्मक तरीके से अध्ययन करते हैं और अध्ययन के लिए डेटा निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं परीक्षण। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं कि प्रश्नावली प्रविधि। प्रश्नावली प्रविधि इसमें अनेक प्रश्नों का समूह होता है और प्रश्नावली व्यवहार परक शोधों में आंकड़े संग्रह करने एवं शोध समस्याओं का अध्ययन करने का प्रचलित एवं लोकप्रिय साधन है। इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रश्नावली का अर्थ क्या है। प्रश्नावली जो है वो व्यक्तियों को सूचना प्राप्त करने के लिए बनाए गए प्रश्नों की क्रमबद्धता सूची को ही हम प्रश्नावली कहते हैं। नेक्स्ट है, आइए दोस्तों देखते हैं कि प्रश्नावली की परिभाषा क्या है। प्रश्नावली की परिभाषा, प्रश्नावली एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का साधन है जिसका उत्तर ऐसा होता है कि उत्तरदाता उसकी पूर्ति स्वयं करता है। ये गुड और हैड के अनुसार बताया गया है। इसी तरह से प्रोफेसर सिंह पाओ यांग कहते हैं कि अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक अनुसूची है जिसे कि निर्देशन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजा जाता है। इसी प्रकार से बार, डेविस एवं जॉनसन के अनुसार भी प्रश्नावली की एक परिभाषा दी गई है। प्रश्नावली एक मापन की प्रविधि है जिसमें क्रमगत रूप में प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जिसे न्यायाधीश या जनसंख्या के सदस्यों को देकर अपेक्षित सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। आइए आगे देखते हैं कि अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। अच्छी प्रश्नावली की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि प्रश्न सरल एवं बोधगम्य होना चाहिए। प्रश्नावली हमेशा व्यापक क्षेत्र को समेटते हुए संक्षिप्त होनी चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए। इसी तरह से प्रश्नों की भाषा हमेशा सरल हो। प्रश्न ऐसे प्रश्न नुकीले होना चाहिए, अर्थात प्रश्न के सभी लोग एक ही अर्थ निकालें। एक प्रश्न में एक विचार ही निहित होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अलग अलग उसके विचार हो रहे हों। प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो तो ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा। प्रश्न क्रमबद्ध रूप में यदि व्यवस्थित होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रश्नावली में लंबे लंबे प्रश्न नहीं होने चाहिए, हैं, शॉर्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रश्न उत्तरदाता की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। प्रश्नों का क्रम सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। इसी तरह से प्रश्नावली जो है उसमें स्पष्ट निर्देश या जो है निर्देशन जो दिया जाता है, डायरेक्शन, वो सही होना चाहिए, क्योंकि हम प्रशासन जब करते हैं तो सही यदि हम निर्देशन करते हैं तो प्रश्नावली जो है वो उसका सही आंसर प्राप्त होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रश्नावली के प्रकार, अब प्रश्नावली के कई प्रकार होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए पहला है आपका अप्रतिबंधित, उसे प्रतिबंधित या पहला है प्रतिबंधित, दूसरा है आपका अप्रतिबंधित, तीसरा है चित्रमय, चौथा है मिश्रित, पांचवा है संचरित और छठवा है असंचरित। अब मैं इस पर प्रकाश डालती हूँ कि अलग अलग जो प्रकार हैं वो कैसे हो प्रश्नावली के क्या हैं। पहला है आपका प्रतिबंधित। प्रतिबंधित प्रश्नावली के अंतर्गत हम
प्रश्नों की सीमा होती है कि कितने शब्दों में उस प्रश्न का आंसर देना है, कितने समय में प्रश्नों का आंसर देना है, ये सब चीज़ें जो है व्यवस्थित होती हैं। इसलिए प्रतिबंधित जो है प्रश्नावली जो है वो सटीक और मानक मापदंडों के आधार पे होती है। इसी तरह से अब देखते हैं दूसरा अप्रतिबंधित। अप्रतिबंधित इस प्रकार के प्रश्नावली में कोई बंधन नहीं होता समय का, न प्रश्नों की जो नंबर्स हैं उसमें कोई नहीं होता, शब्द सीमा नहीं होती, समय की कोई पाबंदी नहीं होती। अप्रतिबंधित जो है इस प्रकार के प्रश्नावली हैं जिसमें आप अपने विचारों से उसके विचार लिख सकते हैं, उनके आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चित्रमय। ये चित्रमय प्रश्नावली इस प्रकार की होती है जिसमें हम चित्रों के द्वारा या डायग्राम के द्वारा हम सामने वाले के विचारों को डाटा के रूप में ले सकते हैं। साथ में अगला है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित या मिक्स्ड वाले क्वेश्चनायर में यहाँ पे आपका डायग्राम भी होता है, कुछ प्रश्न जो हैं वो आपका प्रश्नों के फॉर्म में भी होता है। तो दोनों प्रकार की चीज़ डायग्राम के थ्रू भी आप आंसर ले सकते हैं और क्वेश्चन के द्वारा भी आप सामने वाले का डेटा ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका संचरित। संचरित मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर। संचरित मतलब हुआ स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे प्रश्न जिनको आप उद्देश्य के अनुसार एक व्यवस्थित ढंग से बनाए हैं, जो कि मानकीकृत हो सकता है और एक पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होता है। इसी तरह से संचरित असंचरित मतलब अनस्ट्रक्चर्ड, इसमें प्रश्नों की कोई सीमा तय नहीं होती है। इसी तरह से प्रश्न किस प्रकार के होंगे ये भी उसमें व्यवस्थित नहीं होता है, फिर भी हम उसके द्वारा भी हम लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अब अगले पेज में चलते हैं और वो है प्रश्नावली का प्रारूप। प्रश्नावली का प्रारूप कैसा होना चाहिए? तो आप देख रहे हैं कि एक शोधकर्ता को प्रश्नावली के प्रारूप को इस तरह से विकसित करना चाहिए जिससे अन्य शोधकर्ता उसे मान्यता दे सके। एक प्रश्नावली के प्रारूप को आकर्षित बनाने के लिए ऐसा शीर्षक चुनना चाहिए जो आकार में छोटा हो, शोध समस्या का एक विवरण प्रस्तुत कर सके। एक प्रश्नावली को समुचित रूप में छपवाना चाहिए और अच्छे कागज का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य प्रश्नों को एक वर्ग में व्यवस्थित करना चाहिए ताकि व्यवस्थित प्रश्नावली जो है वो सही डेटा दे सकती है। नेक्स्ट है प्रश्नावली के पदों के प्रकार। प्रश्नावली के पदों का प्रकार दो तरीके से किया जाता है। पहला तो पदों के उत्तरों के लिए विकल्प भी दिए जाते हैं, उनमें से एक उत्तर का चयन आपको करना होता है। जबकि दूसरा जो तरीका है उसमें पदों में कोई भी उत्तर का विकल्प नहीं दिया जाता है, वरन सदस्य उत्तर देने के लिए खुद स्वतंत्र होता है। इसमें हम वस्तुनिष्ठ की जगह हम व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न दे सकते हैं और व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न जो है प्रश्नावली भी काम में लाई जाती है। जब कुछ ऐसे समस्या हो जिसमें हमको उत्तर बहुत डिटेल में चाहिए तो भी हम इस प्रकार की प्रश्नावली के प्रारूप बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि के तत्व। प्रश्नावली में कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए जो बहुत अति आवश्यक है वो हम उस पर देखते हैं कि प्रश्नावली में पाठ्य सामग्री पूर्ण होनी चाहिए, उद्देश्य के अकॉर्डिंग होनी चाहिए प्रश्नावली। साथ में प्रश्नावली द्वारा सूचनाओं का एकत्रीकरण सही तरीके से हम कर सकें, इस तरह से प्रश्नों का समावेश होना चाहिए। समुचित निर्देश होना चाहिए उसमें कि ये कितने समय तक इसको प्रशासित करना है, ये प्रश्नावली को कितने इसमें प्रश्न होंगे, क्या नंबर दिए जाएंगे, ये सब का उसमें निर्देशन दिया होना चाहिए। शाब्दिक उद्दीपनों का उचित परिभाषीकरण, जो जो शब्द उन प्रश्नावली में दिए हैं उनका उचित परिभाषा होना चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए कि उन शब्दों का क्या अर्थ है। प्रश्नों के आलेख पर विचार और इसी तरह से न्यायाधीश के सदस्यों से व्यवस्थित रूप में संपर्क होना चाहिए। जिसको हम सैंपल के रूप में ले रहे हैं उन सैंपलों में आप प्रश्नावली को ठीक से प्रशासित करें और उसके द्वारा आप डेटा लें। तो ये प्रश्नावली विधि के विभिन्न तत्व हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्नावली का निर्माण। प्रश्नावली का निर्माण के अंतर्गत इसको 3 पॉइंट में बांटा गया है। पहला होता है अध्ययन की समस्या, दूसरा है प्रश्नों का लिखना, तीसरा है प्रश्नावली का बाह्य रूप। पहला है अध्ययन की समस्या। अध्ययन की समस्या का तात्पर्य यह है कि जो आप टॉपिक, जो समस्या आप ले रहे हैं उन समस्या के आधार पर
या उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने के आधार पर प्रश्नावली का निर्माण होना चाहिए। साथ में प्रश्नों का लिखना, प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से लिखा जाए, किस तरह से प्रश्न हो, किस तरह से शब्दों का चयन हो, कितने प्रश्न होने चाहिए, प्रश्नों का टाइप कैसा होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ हो, व्यक्तिनिष्ठ हो, है नी, इस तरह से आप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, आप प्रश्नों का को व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नावली का बाह्य स्वरूप। बाह्य स्वरूप के अंतर्गत आता है आकार, कैसा आकार होना चाहिए प्रश्नावली का, है नी, कितने प्रश्न होने चाहिए, कागज कैसा होना चाहिए, छपाई उसकी कैसी हो, प्रश्नों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, परामर्श और जो निर्देशन दिया रहता है वो कैसा होना चाहिए, और पूर्व जांच, प्रीवियस उसको हमने जांच लिया है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्नावली प्रविधि की कुछ लिमिटेशन या सीमाएं होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है। प्रश्नावली के उत्तर बहुत कम प्राप्त होते हैं, इसलिए शोधकर्ताओं को अधिक संख्या में प्रश्नावली अधिक उत्तरदाताओं को भेजनी चाहिए। इसका कारण ये है कि बहुत से लोग इसका उत्तर नहीं देते हैं, है ना, बहुत से लोग क्वेश्चनर को छोड़ देते हैं या अधूरा उत्तर देते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनर को लोगों या सैंपल में बांटना चाहिए ताकि हमें समय पे डेटा प्राप्त हो सके और जितने डेटा की आवश्यकता है उसे वो हमें समय पे उपलब्ध हो सके। इसी तरह से प्रश्नावली के उत्तर गंभीरता से नहीं दिए जाते हैं, जिससे परिस्थिति का सही अध्ययन नहीं किया जा सकता। साथ में प्रश्नावली के उत्तर सामाजिक मान्यता के रूप में दिए जाते हैं तो वास्तविकता का प्रकट नहीं करते। इसके लिए अक्सर उत्तर भंडारण का प्रयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति को उत्तर देने के लिए प्रश्नावली भेजी जाती है वह अन्य व्यक्ति से भरवा देता है और सूचनाएं जो है वो हमें शुद्ध प्राप्त नहीं होती। उपसार, इस प्रकार प्रश्नावली मापनी का प्रयोग शिक्षा अनुसंधान में प्रदत्तों के संकलन या डाटा कलेक्शन के लिए किया जाता है। सबसे अधिक इसका उपयोग होता है और इसका नियोजन, रचना व प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक सरल होता है। यह प्रविधि लचीली होती है। वास्तव में एक उत्तम प्रकार की प्रश्नावली के निर्माण में अधिक समय तथा शक्ति की आवश्यकता होती है तथा इसका दुरुपयोग भी अधिक होता है और इसे यदि हम स्टैंडर्डाइज करते हैं तो उसमें भी समय लगता है क्योंकि उसका आइटम एनालिसिस करना होता है प्रश्नावली का, और आइटम एनालिसिस करने में कम से कम 6 महीना लग जाते हैं। तो ये प्रोसेस में थोड़ा बनाने में टाइम लगता है। और इसी तरह हम आगे देखते हैं कि संदर्भित ग्रंथ ये कहाँ से लिया गया है। तो शिक्षा अनुसंधान डॉक्टर R.A. शर्मा, शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी रामदास गुप्ता, O.P. शर्मा, मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में सांख्यिकी अरुण कुमार सिंह आदि से लिया गया है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि इसमें कुछ सुझाव होंगे तो भी आप उसे दे सकते हैं। धन्यवाद।